वो जो सांसद है रशीद इंजीनियर या इंजीनियर रशीद, वो क्या कर रहा है? वो तो संसद के अंदर खड़े होकर बोल रहा है कि मैं 1 महीने की अपनी तनख्वाह जो है सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वो ईरान को डोनेट की जाए। तो आप सोचिए कि वो पैसा कहां से आ रहा है? वो हमारे और आप जैसे टैक्स पेयर का ही तो पैसा है। वो तो खुद टेरर फंडिंग में फंसा हुआ है, तभी तो तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है। और वो अब इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। वो भी तो अपने इलाके में साउथ कश्मीर में यही सब कर रहा होगा ना कि पैसा इकट्ठा करो। देखो अंजू जी, ऐसा है, जो आदमी एक पंचायत का मेंबर नहीं होना चाहिए, वो असेंबली का मेंबर बना। और उसके ये जो तमाशे हैं, मैंने एज डीजीपी पूरे जम्मू कश्मीर असेंबली में देखे हैं, किस तरह से वो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स खेलता है, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता था असेंबली के अंदर। तो ऐसे आदमी को पार्लियामेंट में, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है जो मेंबर पार्लियामेंट है, और उसको जिताने में मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हम में से कुछ लोग जिन्होंने उसकी मदद की, और इसलिए कि आप उमर अब्दुल्ला को हराना चाहते थे। ये सच्चाई हकीकत है। आप उसके वोट काटना चाहते थे, जिस इलाके से ये लड़ता है, हंदवाड़ा कुपवाड़ा की बेल्ट से। ऐसे आदमी, मैं क्या कहूँ, अपना मुंह गंदा करने वाली बात है उसके बारे में बोलना। तो यही ट्रेजेडी है कि इस देश के आपके और हमारे और आम लोगों के टैक्स से जो खर्चा होता है इन मेंबर पार्लियामेंट्स पर, वो हम सब के टैक्स से जाता है, और उनकी हमदर्दी कहीं और होती है, इस देश में नहीं होती है। जिस देश ने एक आदमी जिसकी पंचायत का मेंबर बनने की औकात नहीं थी, उसको असेंबली और पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया, और वो जो टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में, वहां से छोड़ा जाता है, फिर वो अटेंड करता है। मतलब क्या तमाशा है ये? मतलब ये तमाशा ही है डेमोक्रेसी का। मैं समझता हूं इस तरह का सिस्टम पर रोक लगनी चाहिए। जो एक टेरर फंडिंग में कई सालों से तिहाड़ जेल में, आप उसको जब सेशन होता है छोड़ दे, जब वोट डालना होता तब छोड़ देते हैं, फिर वो बंद बेल होती है, फिर अंदर जाता है। वो जेल के अंदर बैठकर उसको जिताया गया। किस तरह से वहां से यूथ जो है साउथ कश्मीर से गया कि जैसे कि वो बहुत बड़ा कोई कश्मीर का भला करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे आदमी को तो मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा है जी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिसकी औकात नहीं है पंचायत का एक चुनाव लड़ने की, वो बैठा हुआ है संसद में। और ताज्जुब इस बात का है सर, ये टेररिस्ट को फंडिंग करता था। देश के संविधान में इसको कोई भरोसा नहीं है, और ये उसी संसद में संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेता है। तो क्या है? मतलब ये सच्ची में ये तमाशा ही है डेमोक्रेसी में। अमृतपाल को देख लीजिए, वो जो खालिस्तानी है, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, वो भी सांसद बना हुआ है। तो इस तरह के लोग जब सर संसद में पहुंचेंगे तो फिर वहां पर करेंगे क्या? आपने कहा ना कि ये असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुका है। क्या भरोसा है इसका कल को वहां खड़े होकर पाकिस्तान के नारे फिर से लगा दे संसद में? वो ओवैसी है, वो बोलता है ना जय फिलिस्तीन। यस, बिल्कुल। इसीलिए मैं कई बार पहले भी कहा है कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स के साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह के अमृतपाल सिंह जैसे लोग, इंजीनियर रशीद जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, जो कसम तो भारत के संविधान की खाते हैं, लेकिन इस देश के आम आदमी के जो टैक्स पेयर्स मनी है, उससे उनको उनकी क्या क्या होता है, पाला जाता है उनको, और वो देश के कानून बनाते हैं। इस हाईएस्ट जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है उसमें बैठते हैं और मेरी और आपकी मुकद्दर का फैसला करते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और सिर्फ एक लूप होल का फायदा उठाते हैं कि जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाए तब तक आप किसी को बार नहीं कर सकते। तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। मतलब मेरे खिलाफ 50 केस चल रहे हों, मैं अभी जब तक कन्विक्ट नहीं हूं तब तक, इसीलिए अतीक अहमद
अब ऐसे लोग एमपी बन गए, जिन 3 का मैंने नाम लिया, ऐसे लोग एमपी, ये आपके देश का मुकद्दर डिसाइड कर रहे हैं। तो इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या इस देश के लिए हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ-साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है, और एक रेखा ड्रा होनी चाहिए कि जो आदमी इस तरह का कारकर्दगी करता है, वो इस देश के हाईएस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं जा सकता, उस पे बार होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। जैसे मैंने कहा, क्योंकि इन्होंने एक ही वो रखा हुआ कि जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाए। कन्विक्ट होने में आपको पता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, या तो आपकी जुडिशियल सिस्टम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फास्ट ट्रैक्ड हो, जैसे दुबई में होता है, जैसे सिंगापुर में होता है कि 2-3 महीने में आपकी जजमेंट कन्विक्शन या वरी हो जाएगा। तो अगर ऐसा सिस्टम है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। लेकिन यहाँ तो 30-30 40-40 साल तो कोई फैसला ही नहीं होता अदालतों में, तारीख पे तारीख चलती है। तो जब यहाँ अगर इस तरह का सिस्टम है कि 40 साल कन्विक्शन होने में या बरी होने में लग जाएगा, तो मैं जितना मर्जी गुंडा हूँ, जितना मर्जी एंटी नेशनल हूँ, 50-50 केस मेरे खिलाफ हों, मर्डर, रेप के, टेररिज्म के, लेकिन मैं आप लोगों का वोट लेके आपके देश की मुकद्दर डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो मुझे लगता है इस पे सीरियसली भारत के लोगों को सोचना चाहिए, जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको सोचना चाहिए, और जो हमारी हाईएस्ट जुडिशरी है उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये रिफॉर्म्स लाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपके खिलाफ एक केस भी दर्ज है, एफआईआर भी दर्ज है, भले ही फैसला ना आया हो, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नियम आना चाहिए। लेकिन सर, अगर ये नियम आ गया तो आप सोचिए कि कितने लोग जो इस वक्त संसद में बैठे हैं, कितने लोगों का पत्ता कट जाएगा। बिल्कुल कट क्योंकि यहाँ तो कहा जाएगा। जाता है ना कि एक पॉलिटिशियन बनने के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसे कांड होते ही हैं, उसके पीछे एक और इसमें trace है। कोई पार्टी जो है दूध की धुली हुई नहीं, सब पार्टियों में लोग हैं। आप देख लीजिए लिस्ट, मेरे ख्याल सैकड़ों में जाएगा नंबर, बिल्कुल। सैकड़ों में। पार्लियामेंट का ही, असेंबलियों की तो बात ही नहीं, वो तो हजारों में जाएगा। जी लेकिन सर, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि इस तरह से गैर कानूनी तरीके से आप ईरान के नाम पर फंड इकट्ठा नहीं कर सकते, इस स्कैम का पता लगा रही है। लेकिन क्या ये इंजीनियर रशीद संसद में खड़े होकर अपनी तनख्वाह ईरान को देने की बात कर सकता है? क्या सरकार ये अलाउ कर सकती है? नहीं, अलाउ नहीं कर सकती, लेकिन पार्लियामेंट में बोलने पर कोई मनाही नहीं होती है। पार्लियामेंट में वो बोलेगा, उसमें आप किसी भी मेंबर को रोक नहीं सकते। हाँ, उस पे अगर आपको याद होगा, उसने भी बोला था, जो रहूल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी, उसने भी ईरान के बारे में बोला था, और कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज बोली थी भारत के बारे में। तो मुझे नहीं लगता ये बोलने में कोई टोक है। हाँ, अगर जो चेयर होता है, स्पीकर हैं या वाइस प्रेसिडेंट जो उसके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो वो उसको, अगर उनको लगता है कि इसको डिलीट करना, वो डिलीट करवा दें, रिकॉर्ड में नहीं जाने देते। लेकिन बोलने में मनाही नहीं। बोलने में मनाही नहीं, लेकिन सर, जो टेररिस्ट की फंडिंग करता था, वो यहाँ पर बैठकर भी ईरान की फंडिंग करने के बारे में सोच रहा है। और ऐसी बात अगर वो संसद में कह रहा है, तो आप सोचिए उसके इलाके के लोगों के बीच तो मैसेज चला गया ना, उसके चमचे बिल्कुल जो सर। भी है उनके बीच तो मैसेज चला गया कि भाई ये पैसा इकट्ठा ये करो। ये उसी के लिए बोल रहा है, ताकि मेरे जो वोटर्स हैं वो खुश हो जाएं। बाकी उसके बोलने से कुछ होना तो है नहीं। उसकी कौन सी सैलरी और कितनी उसकी औकात है, उस सैलरी की जो ईरान में फर्क हो पड़ जाएगा, कितना लाख 1.5 लाख रुपया होगा, कितना होगा, 2 लाख। तो लेकिन ट्रेजेडी ये है कि ये हमदर्दी अपने देशवासियों के लिए नहीं आई। आप देखिए, यहाँ कारगिल वार हुई, कितने लोग मरे। आपने देखा पुलवामा हुआ, 40 सीआरपी के लोग, उनके जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए तो ये सहानुभूति नहीं आई। कारगिल वार में कितने लोग मर गए, जो कश्मीर का ही हिस्सा है कारगिल। और आप देखिए, जो पहलगाम में अटैक हुआ, 27 लोग, 26-27, उनके परिवारों के लिए तो नहीं आया। लोकल पुलिस के लोग लड़ते हुए मर जाते हैं, उनके लिए तो नहीं आया। जो आर्मी सीएपीएफ के लोग मरते हैं, लोकल, चलो आपको बाकियों से नहीं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग मरते हैं, उनके लिए तो नहीं आई हमदर्दी।
अब ईरानियों के लिए आप रो पीट रहे हो, तो अपने देश के लिए नहीं। आप 71 बार में इतने लोग मर गए, उनके लिए तो नहीं आपने। अभी तो हाल ही में पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, 26/11 में इतने मेरे ख्याल 200-250 लोग बेचारे मुंबई में मारे गए, उनके लिए तो नहीं आए। तो अच्छा लगता अगर ये चीज उनके लिए भी की जाती। आप दूर क्यों जाना, आप अपने घर में देखिए, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से विस्थापित किया गया, उनके साथ क्या क्या हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है। तो उनके विधवाओं के लिए जो टेंटों में रहते थे जम्मू की 45 डिग्री की टेम्परेचर में, उन आधे लोगों को तो सांप काट गया, बेचारे मर गए। और उधर ही सास ससुर रहते थे, उधर ही बहू बेटी भी रहती थी, उधर ही एक टेंट में। अब इमेजिन करें जिनके अपने आर्चर्ड होते थे और इतनी कश्मीर में प्रॉपर्टीज ओन करते थे, तो बर्बाद हो गई कम्युनिटी। 7 लाख लोग वहां से विस्थापित हुए, उस वक्त तो कोई नहीं बोला। और उनकी मदद के लिए तो इंजीनियर रशीद भी नहीं आया, जो आज इस तरह की बातें करता है ईरान के लिए। या ये जो क्राउड फंडिंग कश्मीर में हो रही है, उस वक्त तो नहीं हुई। जो राना अयूब दूसरों को हमदर्दी दिखाती है, और वो जो एक और थर्ड रेटर है, क्या नाम है उसका, जुबैर, तो उनके लिए तो हमदर्दी नहीं आती। जी सर, जुबैर तो खुद आजकल पैसे मांगते फिर रहा है, सुना है कि कह रहा है मेरा फंड खत्म हो गया, मेरे लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाओ, जबकि घूम तो वो स्विट्जरलैंड रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। देश को बर्बाद करने के लिए पैसा चाहिए ना उसको। वो तो मैंने तो आज देखा नहीं कभी उसने देश के भले के लिए कभी काम किया हो। तो ऐसे ऐसे आदमी की क्राउड फंडिंग कौन करता है? वही लोग करेंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं। और टाइटन तो कर दिया ना इनको, जो बाहर से पैसा आता था एनजीओज का, वो तो बंद हो गया। अब नेचुरली क्राउड फंडिंग मांगेंगे। लेकिन मैं तो अपील करूंगा लोगों को, ऐसे लोग, ऐसे आदमी को जो देश के खिलाफ कार्रवाई काम करता है, उसने क्या भला किया। इवन मैं कहूंगा जो मुस्लिम्स हैं उनका क्या भला किया, एक चीज बता देना मुझे। वो बर्बादी ही करवाता है, लोगों को रेडिकलाइज ही करवाता है, देश के खिलाफ काम करता है। ऐसे आदमी को कोई क्राउड फंडिंग नहीं होनी चाहिए। सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जब ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला जिहादी डॉक्टरों वाला कांड हुआ था, उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस जितने भी मस्जिद हैं, दरगाह हैं, वहां जितने मदरसे हैं, वहां जाकर एक सर्वे तो कर ही रही थी ना कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है। तो हो सकता है कि फंडिंग इनकी रुकी पड़ी है, तो इनको लगा क्यों ना खमेनी के नाम पर ही जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वही आपस में बांट लिया जाए टेरर एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए। कर सकते, इसीलिए जरूरी है। मैंने कहा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, तो मुझे पूरा विश्वास है जेएनके पुलिस उनको इन्वॉल्व कर लेगी, क्योंकि ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट होता है, हम अकेले काम नहीं करते हैं। और जहाँ भी हमें लगता है कि नेशनल एजेंसी की ज़रूरत है तो हम इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वी आर सिस्टर एजेंसीज, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मुझे विश्वास है जेएनके पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इसमें कॉल लेंगे, और उन जो इनकम टैक्स और एनआईए की इन्वॉल्वमेंट अगर उनको लगी तो उनको इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। जांच एजेंसियां कलेक्टिव इकट्ठा होकर इसमें जरूर पड़ताल करेंगी, क्योंकि 600 करोड़ रुपए अगर इकट्ठा किया गया है तो जा कहाँ रहा है? अगर वो ईरान तो पहुंच ही रहा है, क्योंकि ईरान जाएगा तो सरकार के थ्रू जाएगा, और सरकार तक तो वो पैसा पहुंचा नहीं, तो बीच में वो पैसा कहाँ गायब हो गया, कहाँ कहाँ उसकी बंदर बांट हो गई, और उसके जरिए क्या कोई टेरर फंडिंग की जा रही है? ये सारी चीजें हैं जो जांच में इनका खुलासा होगा। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।